नमस्कार, स्ट्रेट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलमान खान। आज के हमारे इस आधे घंटे के सफर में हम आपको कई खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले देखेंगे मोदी, सोनिया और राहुल गांधी का चुनावी प्रचार। उसके बाद आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र का महासंग्राम। फिर बात करेंगे भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव जारी, और उसके बाद आपको दिखाएंगे प्रदेश सरकार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचे मोदी। निवेशकों ने किया कई हजार करोड़ निवेश का वादा। तो चलिए शुरू करते हैं इस आधे घंटे के सफर को। बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। हरियाणा में लगातार 10 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है और वहां कमल खिलाने के लिए मोदी जान लगा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी भी सरकार बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और मोदी की कांग्रेस पर छीटाकशी लगातार जारी है। मोदी और राहुल की चुनावी जंग तेज। 15 अक्टूबर का दिन है खास। जोर शोर से जुटे प्रचार में। देश के विकसित राज्यों में एक हरियाणा भी विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण हावी होता है। यहां की राजनीति में सबसे अधिक प्रभाव जाट और पंजाबियों का है। हालांकि चुनावी एक्सपर्ट्स की माने तो यहां भाजपा और कांग्रेस को इनेलो अच्छी टक्कर दे सकता है। उधर महाराष्ट्र की राजनीति भी किसी से अछूती नहीं है और इसलिए बीजेपी जहां पूरा जोर लगा रही है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लगातार महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी रैलियों के माध्यम से जनता से संपर्क बढ़ाया जा रहा है। अगर ये 15 साल का उपयोग सही तरीके से हुआ होता, महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए हुआ होता, महाराष्ट्र के किसानों को मौत से बचाने के लिए हुआ होता, महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाया हुआ होता, महाराष्ट्र में आतंकवादी घटनाओं के गुनहगारों को सजा दिलाने का कोई छोटा सा भी प्रयास हुआ होता, यहां के नौजवानों को रोजगार देने की कोशिश हुई होती, तो आज महाराष्ट्र कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, उनका तो एक ही काम था, एलबीटी। ये महाराष्ट्र सरकार का एक ही काम था, एलबीटी, लूटो बांटो टैक्स। ये लूटो बांटो, यही उनका कारोबार रहा है। 12-13 साल तक महाराष्ट्र का रहा देश में नंबर 1 रहा। और जहां तक औद्योगिक मूल्यांकन का सवाल है, उद्योग लगाने का सवाल है, तो लगभग 30-30 साल तक कभी कोई पहला नंबर देखता ही नहीं था। दूसरा कौन है वो ही देखा जाता था, क्योंकि पहला नंबर हमेशा महाराष्ट्र का आता था। ये महाराष्ट्र की शान। हर सेक्टर के अंदर महाराष्ट्र देश में 1 नंबर हुआ करता था। ये 15 सालों से कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार यहां पर आई। 15 साल से ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार आई है, उसने महाराष्ट्र की स्थिति क्या कर दी है। 10 साल से महाराष्ट्र के कृषि प्रधान पूरे देश के कृषि प्रधान हैं। जिनका हाल में ही स्वर्गवास हुआ है, ऐसे हमारे पूज्य बाला साहब ठाकरे की भी यह धरती है। मैं बाला साहब ठाकरे का नाम यदि लेता हूं तो कुछ लोगों को आश्चर्य होता है। लोग यह समझते हैं कि भाजपा शिवसेना युति टूट चुकी है। तब यह राजनाथ सिंह बाला साहब ठाकरे का नाम क्यों ले रहे हैं? बहनों भाइयों, बाला साहब ठाकरे के प्रति हमारे मन में सम्मान, श्रद्धा पहले भी थी और आज भी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के प्रति हमारे मन में सम्मान और श्रद्धा है।
क्योंकि मैं जानता हूं महाराष्ट्र की राजनीति को एक नया डायमेंशन, एक नया आयाम देने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने किया था। इसलिए मैं उनकी याद कर रहा हूं। आज शायद यदि वह होते बाला साहब ठाकरे तो यह भाजपा और शिवसेना युति टूट नहीं पाती। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं। एक तरफ जहां बीजेपी के दिग्गज चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश में है, वहीं कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लोकसभा में जिस तरह से जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया, उसके बाद कांग्रेस यहां अपनी साख जरूर बचाने का प्रयास करेगी। और इसी के चलते सोनिया गांधी, राहुल गांधी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी उद्योगपतियों की सरकार चलाते हैं, गरीबों की नहीं। हरियाणा को हमने मुंबई से कॉरिडोर से जोड़ा और इससे लाखों युवाओं को आने वाले समय में रोजगार मिलने वाला है। मगर हम सिर्फ रोजगार की बात नहीं करते, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपकी कठिनाई को दूर करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा कठिनाई किसको होती है? सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है? गरीब जनता को होती है, आप लोगों को होती है, मेवात की जनता को होती है। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम सबको लेकर आगे चलें। हम किसी उद्योगपति की सरकार नहीं चलाते, एक दो लोगों की सरकार नहीं चलाते, मार्केटिंग की सरकार हम नहीं चलाते। सबसे ज्यादा गन्ने का दाम 310 रुपए हरियाणा में हम किसान को देते हैं। भट्टा परसौल में, न्यामगिरी में हम आपकी लड़ाई लड़े, किसान की लड़ाई लड़े, नया कानून लाए, जमीनी अधिकरण का कानून। पहले क्या होता था, उद्योगपति आते थे, 2 मिनट में उठा के ले जाते थे आपकी जमीन, और आप सवाल नहीं पूछ सकते थे, आप कुछ कह नहीं सकते थे, चू नहीं बोल सकते थे। हमने हरियाणा में कानून बदला और पूरे हिंदुस्तान में कानून बदला, और आज हरियाणा में 4 गुना, मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा किसान को अपनी जमीन का पैसा मिलता है। तो जैसे जैसे 15 तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे दिग्गजों का प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के दिग्गज एक साथ कई जगह रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब जनता जनार्दन को ही तय करना है कि आखिर उसे पंजे का साथ देना है या फिर बीजेपी का, या फिर कोई और है जिसे वो मौका देना चाहती है। खैर, पहले तो मतदान है और उसके बाद बारी होगी नतीजों की। तो कैसे होंगे नतीजे, ये देखना भी खासा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट न्यूज। तो हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज गया है, जिसके बाद पार्टी के सभी दिग्गज नेता चुनावी मैदान में आकर रैलियां कर रहे हैं। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। सियासत ऐसी चीज है जो दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त बना देती है। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल को लेकर भाजपा को नीचा दिखाने के लिए ठाकरे बंधुओं ने एक साथ मिलकर चलने के संकेत दे दिए हैं। सियासत में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव दुश्मनी भुलाकर दोस्त बन गए। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने इशारा किया है कि ठाकरे बंधु साथ आ सकते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सियासत में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, साथ आने का फैसला ठाकरे बंधुओं को लेना है। फिलहाल तो इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि चुनाव नतीजों के बाद सारे विकल्प खुले हैं। अगर राज और उद्धव साथ आएंगे तो महाराष्ट्र की जनता भी इसका स्वागत करेगी। उन्होंने आगे कहा कि ये दोनों भाई के आपस का मामला है, वो हमेशा से एक साथ रहे हैं, फैसला दोनों ने मिलकर करना है, कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। अब जो होगा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही तय किया जाएगा। अभी कुछ संभव नहीं है। जब नतीजे आते हैं, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसको गले लगाएगा। वहीं मनसे के साथ गठबंधन करने का इशारा देते हुए उन्होंने कहा, मनसे हमारे लिए स्वाभाविक साथी है, बात विचारधारा की है। वो 25 साल तक बीजेपी के साथ रहे, आज उन्होंने धोखा दे दिया। विचारधारा के कारण भी वो हमारे स्वाभाविक साथी थे। अगर कोई रिश्ता 25 साल बाद टूट सकता है तो नया रिश्ता बन भी तो सकता है।
वहीं राज ने कहा उद्धव ठाकरे ने उनसे फोन पर बात की थी। राज के मुताबिक उद्धव ने भाजपा की धोखेबाजी पर अपनी बात रखी। इस पर राज ने कहा कि उनको ये पहले ही मालूम था। वहीं उद्धव ने फोन पर कहा कि दोनों पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगाए जाएंगे। वहीं जब राज से भाजपा नेता गडकरी से मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। फिलहाल राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। सियासत ऐसी चीज है जो दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त बना देती है। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल को लेकर भाजपा को नीचा दिखाने के लिए ठाकरे बंधुओं ने एक साथ मिलकर चलने के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा और शिवसेना की इस लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट न्यूज। तो वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं एक और बड़ी खबर के साथ।